नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। भारतीय इतिहास के बंगाल पर अंग्रेजों की जीत। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख और नोट्स हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो बंगाल जैसे अमीर सूबे की मालिक बन बैठी। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है। इसमें व्यापार है, राजनीति है, डिप्लोमेसी है, साजिशें हैं, धोखा है, सब कुछ है। हाँ वही। तो सफर प्लासी से बक्सर तक का देखेंगे और कैसे सत्ता नवाबों से फिसलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। कहते थे बंगाल के लिए कि अंदर आने के 100 दरवाजे पर बाहर जाने का एक भी नहीं, इतना धन था वहां। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे सब हुआ। कैसे छोटी छोटी रियायतें बड़ी ताकत बन गईं और कैसे लोकल रूलर्स और अंग्रेजों के बीच वो टकराव बढ़ता ही गया। पर शुरुआत बंगाल के उस जबरदस्त धन से ही होती है। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, एक ट्रेडिंग पोस्ट। हाँ, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग पोस्ट, गोदाम वगैरह। और उसी साल कमाल देखे, शुजा से सिर्फ 3000 सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स फ्री ट्रेड का फरमान। सिर्फ 3,000? और उस टाइम भी उनका एक्सपोर्ट 50,000 पाउंड से ज्यादा का था। मतलब कितना सस्ता सौदा था ये उनके लिए। फिर 1698 में 3 गांव मिले, सुतानुटी, कालीकता, गोविंदपुर। इनकी जमींदारी मिल गई। जमींदारी यानी टैक्स वसूलने का हक। हाँ, और यही बाद में कलकत्ता बना, फोर्ट विलियम। और फिर 1717 में वो मुगल बादशाह फर्रुखसियर, उसने एक और फरमान जारी किया। उसने इन सारी व्यापारिक रियायतों को पक्का कर दिया। और तब तक तो अंग्रेजों का जो टोटल इंपोर्ट था एशिया से, उसका लगभग 60% बंगाल से ही आ रहा था। 60%? हाँ। मतलब कितना ज्यादा डिपेंडेंट थे वो बंगाल पे, कपास, रेशम, शोरा। बिल्कुल। लेकिन इसी दौरान बंगाल में मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान जैसे काफी मजबूत इंडिपेंडेंट नवाब भी उभरे। उन्होंने अंग्रेजों को थोड़ा कंट्रोल में रखा, जैसे किलेबंदी वगैरह नहीं करने दी। लेकिन फिर 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो गई और उसका नाती सिराजुद्दौला वो नवाब बना। काफी यंग था। हाँ, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। क्यों? मतलब सिराज के आते क्यों? देखिए, कई वजहें थी। एक तो सिराज के अपने ही घर में, अपने ही दरबार में उसके दुश्मन थे, जैसे उसकी मौसी घसेटी बेगम, बड़े बैंकर थे जगत सेठ, और उसका अपना सेनापति मीर जाफर। ये सब मतलब खिलाफ थे अंदर ही अंदर। अच्छा। और अंग्रेजों ने ये भांप लिया कि यहाँ अंदरूनी फूट है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। ओके। और दूसरा बड़ा मसला था वो 1717 का फरमान और दस्तक का मिसयूज। दस्तक यानी वो टैक्स फ्री पास। हाँ, कंपनी को मिला था अपने सामान के लिए, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो इसे अपने पर्सनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, मतलब कंपनी के नाम पर अपना धंधा चमका रहे थे। बिल्कुल। और इससे नवाब को सीधा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। और जो भारतीय व्यापारी थे बेचारे, उन्हें तो टैक्स देना पड़ता था, तो उनके लिए कंपटीशन मुश्किल हो गया। ये तो गलत था। और ऊपर से अंग्रेजों ने नवाब के दुश्मन कृष्णदास, उसको शरण दी थी। हाँ, और सिराज की जो राइवल थी घसीटी बेगम, उसको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब नवाब को सीधी चुनौती थी। तो माहौल तो गर्म हो ही रहा था। फिर चिंगारी कहाँ से लगी? चिंगारी लगी फोर्ट विलियम की किलेबंदी से। अंग्रेजों को डर था फ्रांसीसियों से, तो उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी तेज कर दी, बिना नवाब से पूछे। और सिराज ने इसे अपनी अथॉरिटी पर चैलेंज माना। बिल्कुल। उसने कहा ये मेरी इजाजत के बिना कैसे हो रहा है, और उसने हमला कर दिया। जून 1756 सिराज ने कलकत्ता पर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। हाँ, और यहीं पर वो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली घटना का जिक्र आता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। क्या था ये असल में? कहा जाता है कि नवाब के सिपाहियों ने करीब 146 अंग्रेज कैदियों को एक बहुत ही छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। कितनी छोटी? मतलब मुश्किल से 18 बाय 14 फीट की। और अगली सुबह जब खोला तो कहते हैं सिर्फ 23 या 26 लोग ही जिंदा बचे। दम घुटने से, गर्मी से मर गए बाकी। बाप रे, ये तो भयानक है। भयानक तो है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल सच्चाई पर काफी डिबेट है। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि कैदियों की संख्या, मरने वालों की संख्या, ये सब बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। क्यों? अंग्रेजों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया। देखो सिराज कितना जालिम है, हमें बदला लेना होगा, अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह का बहाना भी बनाया गया। कह सकते हैं। पर जो भी हो, खबर मद्रास पहुंची
और वहां से रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में एक मजबूत सेना आई। क्लाइव, इसका नाम तो बार बार आएगा। हाँ, क्लाइव बहुत शातिर था। आते ही उसने चालें चलनी शुरू की। नवाब का एक अफसर था मानिक चंद, कलकत्ता का इंचार्ज। क्लाइव ने उसे रिश्वत दी और मानिक चंद ने बिना लड़े ही कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। अरे, हाँ, तो सिराज को हार माननी पड़ी। फरवरी 1757 में अली नगर की संधि हुई। बड़ी अपमानजनक संधि थी सिराज के लिए। क्या शर्तें थी इसमें? सारे पुराने अधिकार अंग्रेजों को वापस मिले, हर्जाना देना पड़ा और कलकत्ता की किलेबंदी करने की इजाजत भी देनी पड़ी। तो अंग्रेज जीत गए एक तरह से। हाँ, लेकिन वो इतने से खुश नहीं थे। क्लाइव समझ गया था कि सिराज जब तक है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो उन्होंने प्लान बनाया, सिराज को हटाओ और एक पपेट नवाब बिठाओ जो हमारे इशारों पर नाचे। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची। बिल्कुल। क्लाइव ने सिराज के दरबार में जो नाराज लोग थे उनसे कांटेक्ट किया। मीर जाफर जो सेनापति था, हाँ, उसका नाम पहले आया था। जगत सेठ वो अमीर बैंकर, अमीर चंद एक बड़ा व्यापारी, इन सब के साथ एक सीक्रेट डील हुई। क्या डील थी? सिंपल, मीर जाफर लड़ाई के मैदान में अपनी सेना लेकर मतलब चुपचाप खड़ा रहेगा, सिराज का साथ नहीं देगा। धोखा देगा? हाँ, धोखा देगा। बदले में जीत के बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। जगत सेठ वगैरह को भी अपना फायदा दिख रहा था। तो सब कुछ तय हो गया। और फिर आई प्लासी की तारीख, 23 जून 1757। हाँ, प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने। कहने को सिराज के पास 50,000 सैनिक, अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000। तो पेपर पर तो सिराज बहुत स्ट्रांग था। पेपर पर, लेकिन असल में उसकी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीर जाफर के कंट्रोल में था, जो मिला हुआ था। फिर भी लड़ाई तो हुई होगी थोड़ी बहुत। हाँ, सिराज के कुछ वफादार कमांडर थे, जैसे मीर मदान और मोहनलाल। वो और उनके सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े। शुरू में उन्होंने अंग्रेजों को थोड़ी टक्कर भी दी। लेकिन फिर क्या हुआ? एक गोली मीर मदान को लगी और वो मारा गया। बस यहीं से गेम पलट गया। मीर जाफर ने सिराज को सलाह दी कि आप मैदान से हट जाइए, मैं संभाल लूंगा। और सिराज मान गया? हाँ, वो उसकी बातों में आ गया और मैदान छोड़कर भाग गया। जैसे वो गया, मीर जाफर और उसके साथी कमांडर अपनी सेना लेकर साइड हो गए। मतलब लड़ाई बंद हो गई? लड़ाई हुई ही नहीं। उसके बाद अंग्रेज आसानी से जीत गए। बाद में सिराज पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे मरवा दिया। तो प्लासी असल में कोई जंग थी ही नहीं, ये तो एक फिक्स मैच जैसा था। बिल्कुल सही कहा आपने। एक इतिहासकार ने लिखा कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के अमीर बैंकरों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ये मिलिट्री विक्ट्री से ज्यादा ये विश्वासघात था। इसके नतीजे तो बहुत बड़े हुए होंगे फिर बंगाल के लिए। हाँ, नतीजे बहुत जबरदस्त और दूर तक असर करने वाले थे। पहला तो वादे के मुताबिक मीर जाफर नवाब बन गया। लेकिन कठपुतली नवाब? हाँ, सिर्फ नाम का। असली पावर रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में आ गई। वो बंगाल का गवर्नर बन गया। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना रोक-टोक फ्री ट्रेड का अधिकार मिल गया। कोई टैक्स नहीं। और कंपनी के अफसरों के प्राइवेट ट्रेड का क्या? उस पर भी कोई टैक्स नहीं। सोचिए कितनी लूट मची होगी। और जमीन? कलकत्ता के पास 24 परगना का बड़ा इलाका, उसकी जमींदारी कंपनी को मिल गई। और मीर जाफर को कंपनी और उसके बड़े अफसरों को भारी रिश्वत देनी पड़ी, करीब 50 लाख रुपए उस जमाने में। बाप रे। और फ्रांसीसियों का क्या हुआ? उनका जो थोड़ा बहुत असर बचा था बंगाल में, वो भी खत्म कर दिया गया। तो प्लासी ने मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी को सीधा पॉलिटिकल पावर बना दिया बंगाल में। बिल्कुल सही। प्लासी का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है। कंपनी अब किंग मेकर बन गई थी। नवाब पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट था। और सबसे अहम बात, बंगाल का जो अपार खजाना था, पैसा था, रिसोर्सेस थे, उस पर अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल हो गया। और इसी पैसे का इस्तेमाल उन्होंने आगे चलकर पूरे भारत में अपनी ताकत बढ़ाने और साम्राज्य फैलाने में किया। तो कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव प्लासी में पड़ी। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। एक टर्निंग पॉइंट था। अब ये जो नया नवाब था मीर जाफर, जिसे क्लाइव का गीदड़ भी कहने लगे थे लोग, उसके लिए नवाब बनना कैसा रहा? क्या सब आसान था? आसान तो बिल्कुल नहीं था। मीर जाफर 1757-1760 जल्दी ही मुश्किलों में फंस गया। जो जमींदार थे वो उसे इज्जत नहीं दे रहे थे, उसकी अथॉरिटी नहीं मान रहे थे, सेना को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, सैनिकों में गुस्सा था। और ऊपर से कोई बाहरी खतरा भी था। हाँ, जो मुगल शहजादा था, जो बाद में शाह आलम द्वितीय बना, उसने भी हमला करने की कोशिश की। तो मीर जाफर को अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरी तरह अंग्रेजों की मिलिट्री हेल्प पर डिपेंड रहना पड़ा। और अंग्रेज तो मदद के बदले कुछ मांगते होंगे? हाँ, वो लगातार पैसे मांगते रहते थे और मीर जाफर का खजाना खाली होता जा रहा था। वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। तो उसने कुछ करने की कोशिश की? उसने चुपके से डच लोगों से कांटेक्ट किया। सोचा शायद उनकी मदद से अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाए। डच भी थे उस समय? हाँ, थोड़ी पावर थी उनकी चिंसूरा में। लेकिन
क्लाइव बहुत तेज था। उसे पता चल गया 1759 में बेदारा की लड़ाई हुई, उसमें क्लाइव ने डचों को बुरी तरह हरा दिया। तो मीर जाफर का ये प्लान भी फेल हो गया। हाँ, और अंग्रेजों का उस पर से भरोसा उठ गया। उन्हें लगा ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। इसी बीच उसके बेटे मीरन की मौत हो गई, तो उत्तराधिकार का सवाल उठा। कौन थे दावेदार? मीर जाफर का एक पोता था और एक दामाद था, मीर कासिम। मीर कासिम ज्यादा एम्बिशियस और काबिल था। उसने मौके का फायदा उठाया। उस वक्त नया अंग्रेज गवर्नर आया था, वैंसेटार्ट। मीर कासिम ने उससे सीक्रेट डील की। फिर से डील? क्या डील? कि मुझे नवाब बना दो, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसा दूंगा और जिले दूंगा। और अंग्रेज मान गए? हाँ, उन्हें तो पैसे और इलाके से मतलब था। अक्टूबर 1760 में उन्होंने मीर जाफर पर प्रेशर डाला, उसे गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया और मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बन गया। तो मीर कासिम ने आते ही अंग्रेजों को इनाम दिया होगा? हाँ, बिल्कुल। मीर कासिम 1760 से 1763 ने अपना वादा पूरा किया। उसने बर्तवान, मिदनापुर, चटगांव जैसे बड़े और अमीर जिलों की जमींदारी कंपनी को दे दी और कंपनी के अफसरों को कीमती तोहफे भी दिए। लेकिन क्या मीर कासिम भी मीर जाफर जैसा ही निकला? मतलब सिर्फ एक कठपुतली? नहीं, यही कहानी में ट्विस्ट है। मीर कासिम वो मीर जाफर से बहुत अलग था। वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था, इंडिपेंडेंट सोच वाला था और वो अंग्रेजों के कंट्रोल से निकलना चाहता था। वो बंगाल की इज्जत वापस लाना चाहता था। उसने क्या कदम उठाए इसके लिए? उसने कई सुधार किए। सबसे पहला काम, उसने अपनी राजधानी बदली। मुर्शिदाबाद से, जो कलकत्ता के पास था, वो उसे दूर बिहार के मुंगेर ले गया, ताकि अंग्रेजों की रोज-रोज की दखलंदाजी से बच सके। एग्जैक्टली। फिर उसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया, यूरोपियन तर्ज पर ट्रेनिंग दी, मुंगेर में बंदूकें और तोपें बनाने की फैक्ट्री लगाई। उसने एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस को भी ठीक करने की कोशिश की, टैक्स कलेक्शन सुधारा। ये सब तो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया होगा। टकराव की वजह क्या बनी फिर? वजह फिर वही पुरानी, दस्तक का मिसयूज। ओ, ये दस्तक तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, कंपनी के कर्मचारी अभी भी अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए इसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहे थे। टैक्स चोरी कर रहे थे, लोकल व्यापारियों को परेशान कर रहे थे, उनका माल जबरदस्ती सस्ते में खरीद रहे थे। नवाब को रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा था। मीर कासिम ने क्या किया? उसने पहले शिकायत की, गवर्नर वैंसेटार्ट से बातचीत हुई, एक समझौता हुआ कि चलो ठीक है, अंग्रेज अपने प्राइवेट ट्रेड पर 9% का एक नॉमिनल सा टैक्स दे देंगे। ये तो ठीक लग रहा है। हाँ, मीर कासिम भी मान गया। लेकिन कलकत्ता में जो अंग्रेज काउंसिल थी, जिसमें ज्यादातर वही अफसर थे जो इस प्राइवेट ट्रेड से पैसा बना रहे थे, उन्होंने इस समझौते को रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो 9% भी देने को तैयार नहीं थे? नहीं। तब मीर कासिम ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया। उसने कहा, अच्छा, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो लो। उसने बंगाल के अंदर होने वाले सारे ट्रेड पर से सभी के लिए ड्यूटी ही खत्म कर दी। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एबॉलिश कर दी। क्या मतलब? सबके लिए? भारतीय व्यापारियों के लिए भी? हाँ, सबके लिए। अब कोई टैक्स नहीं देगा इंटरनल ट्रेड पर। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा था वो खत्म हो गया। अब उन्हें इंडियन मर्चेंट्स के साथ बराबरी पर compete करना पड़ता। ये तो अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा होगा। बुरा क्या, वो तो भड़क गए। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती माना, अपनी सुपीरियरिटी पर हमला समझा और 1763 में मीर कासिम के खिलाफ जंग छेड़ दी। नतीजा? मीर कासिम लड़ा, लेकिन अंग्रेजों की सेना ज्यादा ताकतवर थी। वो कई लड़ाइयां हारा और उसे भागकर अवध जाना पड़ा। अवध? वहां क्या हुआ? वहां उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो उस समय अवध में ही थे, उनसे मदद मांगी और तीनों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ एक अलायंस, एक गठबंधन बना लिया। तो अब लड़ाई सिर्फ बंगाल तक नहीं रही, ये तो बड़ी लड़ाई बन गई। हाँ, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल का भगोड़ा नवाब प्लस अवध का नवाब प्लस मुगल बादशाह, तीनों की मिलीजुली सेना। 22 अक्टूबर 1764 बिहार में जगह है बक्सर। वहां ये बड़ी लड़ाई हुई। अंग्रेजी सेना को लीड कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई ये प्लासी से कैसे अलग थी? बहुत अलग। प्लासी तो एक धोखा था, साजिश थी। बक्सर एक रियल लड़ाई थी। जोरदार मुकाबला हुआ। भारतीय सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन अंग्रेजी सेना ज्यादा डिसिप्लिन थी, ट्रेनिंग बेहतर थी, हथियार बेहतर थे। और जीता कौन? जीत अंग्रेजों की हुई। ये एक निर्णायक जीत थी। बक्सर की जीत का क्या मतलब था? क्या ये प्लासी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? हाँ, मेरे ख्याल में बक्सर प्लासी से कहीं ज्यादा निर्णायक लड़ाई थी। प्लासी ने तो सिर्फ बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा बनाया था,
लेकिन बक्सर ने उन्हें पूरे उत्तर भारत में मतलब एक अनडिस्प्यूटेड पावर बना दिया। कैसे? देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ गए। अवध का जो इतना ताकतवर नवाब था शुजाउद्दौला, वो हार गया। अब वो अंग्रेजों की दया पर था। और मुगल बादशाह, वो तो पहले से ही कमजोर थे, अब वो भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गए एक तरह से। तो बक्सर के बाद सत्ता का समीकरण बिल्कुल बदल गया। हाँ, अब अंग्रेजों को चैलेंज करने वाला नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं बचा था। इस जीत के बाद क्या हुआ? सत्ता को कंसोलिडेट कैसे किया अंग्रेजों ने? क्लाइव फिर वापस आया था ना? हाँ, बक्सर की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को फिर से गवर्नर बनाकर भेजा गया। उसका काम था शांति की शर्तें तय करना और कंपनी की पावर को मजबूत करना। उसने 1765 में इलाहाबाद में 2 जरूरी संधियां की। पहली संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। उसमें क्या था? नवाब पर भारी जुर्माना लगाया गया, 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी। इलाहाबाद और कड़ा के जिले उससे ले लिए गए। और वो सहायक संधि वाली बात? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट वही था। नवाब को एक सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि साइन करनी पड़ी। इसका मतलब था कि नवाब को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी और उसका पूरा खर्चा भी खुद उठाना होगा। मतलब अपनी ही जेब से पैसे देकर अंग्रेजी सेना अपने सर पर बिठानी होगी। बिल्कुल। तो अवध अब प्रैक्टिकली अंग्रेजों पर डिपेंडेंट हो गया। क्लाइव ने चालाकी ये की कि अवध पर सीधा कब्जा नहीं किया, उसे एक बफर स्टेट बनाए रखा, मराठों और अफगानों से बंगाल को बचाने के लिए एक बीच का राज्य। स्मार्ट मूव। और दूसरी संधि? दूसरी संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। बादशाह को फॉर्मली ब्रिटिश प्रोटेक्शन में ले लिया गया। रहने के लिए इलाहाबाद और कड़ा के जिले दे दिए गए जो अवध से लिए थे। लेकिन असल में वो अब क्या थे? अंग्रेजों के पेंशनर, एक कैदी की तरह ही थे। और इसी संधि में बादशाह ने कंपनी को दीवानी दी। एग्जैक्टली। अगस्त 1765 इसी प्रोटेक्शन के बदले में बादशाह शाह आलम द्वितीय ने एक शाही फरमान जारी किया। इस फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ये दीवानी और एक और शब्द आता है निजामत। ये क्या चीजें थीं और क्लाइव ने इनका इस्तेमाल कैसे किया? हाँ, ये समझना जरूरी है। दीवानी का मतलब था रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, मतलब सारा पैसा वसूलने का हक। और निजामत का मतलब था एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। इसमें आर्मी रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जस्टिस देना, ये सब शामिल था। तो क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने इन दोनों को अलग कर दिया और एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया, डुअल सिस्टम या द्वैत शासन। डुअल सिस्टम, ये कैसे काम करता था? कागज पर यह दिखाया गया कि दीवानी यानी पैसा वसूलने का काम कंपनी करेगी और निजामत यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब की होगी, जो उस वक्त मीर जाफर का बेटा नजमुद्दौला था, एक बच्चा ही था। सुनने में तो ठीक लगता है, काम बट गया। हाँ, सुनने में, लेकिन असलियत ये थी कि ये पूरा सिस्टम एक धोखा था, एक फार्स था। अंग्रेजों ने नवाब पर दबाव डालकर यह भी मनवा लिया कि निजामत के जो काम हैं वो भी असल में कंपनी द्वारा अपॉइंट किया गया एक डिप्टी गवर्नर, एक नायब सूबेदार ही देखेगा। तो मतलब ये हुआ कि सारी असली पावर, आर्मी पर कंट्रोल, खजाने पर कंट्रोल, वो कंपनी के पास आ गई। और सारी जिम्मेदारी, शासन चलाना, लोगों का भला देखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो नवाब के ऊपर डाल दी गई। लेकिन नवाब के पास न तो पावर थी न पैसा। अरे बाप रे, पावर अंग्रेजों के पास, जिम्मेदारी नवाब की। हाँ, एक इतिहासकार ने इसे कहा है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजों के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर नवाब के लिए। शक्ति का जिम्मेदारी से ये जो अलगाव था, ये बहुत घातक साबित हुआ। इसका बंगाल पर क्या असर पड़ा, इस डुअल सिस्टम का? बहुत ही भयानक, विनाशकारी असर पड़ा। यहीं से वो चीज शुरू हुई जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी कहते हैं। वो कैसे? अब तक कंपनी भारत से जो माल खरीदती थी उसके लिए इंग्लैंड से चांदी लाती थी। अब उन्होंने वो बंद कर दिया। वो बंगाल से जो टैक्स वसूलते थे उसी पैसे से यहीं का माल जैसे कॉटन, सिल्क खरीद कर इंग्लैंड भेजने लगे। मतलब बंगाल का पैसा बंगाल से बाहर जाने लगा और बंगाल धीरे धीरे गरीब होने लगा। तो बंगाल के अपने ही पैसे से उसका माल खरीदा जा रहा था और बाहर भेजा जा रहा था। बिल्कुल। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह कोलैप्स कर गया। लॉ एंड ऑर्डर खत्म। क्यों? क्योंकि नवाब के पास पावर नहीं थी कुछ करने की और कंपनी कोई जिम्मेदारी लेती नहीं थी। और इसी वजह से वो भयानक अकाल पड़ा था 1770 का। हाँ, 1770 का बंगाल फेमिन। बहुत बड़ा कारण ये डुअल सिस्टम और कंपनी की नीतियां थीं। कहते हैं बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी उस अकाल में। 1/3? और आम लोगों पर, किसानों, कारीगरों पर?
क्या असर हुआ? कंपनी ने टैक्स कलेक्शन का काम जिन भारतीय नायब दीवानों को दिया, जैसे मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब रॉय, उन्हें टारगेट दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लाओ। उन्होंने किसानों पर बेइंतहा जुल्म किए, टैक्स बढ़ा दिए गए, सख्ती से वसूले गए, खेती बर्बाद हो गई। और कारीगरों का, बुनकरों का? उनका हाल तो और भी बुरा था। कंपनी ने व्यापार पर अपनी मोनोपोली बना ली। बुनकरों को मजबूर किया गया कि वो अपना सारा माल सिर्फ कंपनी को ही बेचें, वो भी बहुत कम दाम पर, जो कंपनी तय करे। मतलब कोई और खरीदार नहीं? नहीं, और उन्हें अच्छी क्वालिटी का रेशमी कपड़ा बनाने से रोका गया क्योंकि वो इंग्लैंड के मिलों में बने कपड़ों को टक्कर देता था। उन्हें सिर्फ कच्चा रेशम बनाने पर मजबूर किया गया। ये तो जबरदस्ती थी। हाँ, और कहते हैं कि जुल्म इतना था कि कई सिल्क रीलर्स ने, मतलब रेशम लपेटने वाले कारीगरों ने, इस जबरदस्ती के काम से बचने के लिए अपने अंगूठे काट लिए थे। अंगूठे काट लिए? ताकि वो काम ही ना कर सके। हाँ, इतनी बुरी हालत थी। इसीलिए इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इस दौर 1765-72 को लुटेरा राज कहा है। बिल्कुल सही, ये बंगाल की खुली लूट का दौर था। कंपनी ने बंगाल को अंधाधुंध लूटा। तो अगर हम सार देखें, बक्सर ने अंग्रेजों की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, बक्सर ने प्लासी में जो शुरू हुआ था उसे कंफर्म कर दिया, उस पर मोहर लगा दी। अब बंगाल का नवाब सिर्फ एक पेंशनर था। अवध का नवाब उनका डिपेंडेंट अलाय बन गया था। मुगल बादशाह उनके कब्जे में एक पेंशनर था। अंग्रेज अब सिर्फ बंगाल के मालिक नहीं थे, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी पावर बन चुके थे। दिल्ली तक का रास्ता उनके लिए साफ था। इस पूरी कहानी में एक और पहलू है, भारतीय सहयोगियों की भूमिका। जैसे प्लासी में मीर जाफर, जगत सेठ थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1757 से 1765 तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ नवाबों की हार या अंग्रेजों की जीत नहीं थी। इसमें पावरफुल इंडियन ग्रुप्स जैसे जगत सेठ जैसे बैंकर, बड़े जमींदार, व्यापारी, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। उनका क्या रोल था? उन्हें लगा था कि सिराजुद्दौला जैसा इंडिपेंडेंट नवाब उनके इंटरेस्ट के लिए खतरा है। वो चाहते थे कि नवाब ऐसा हो जो उनके हिसाब से चले, उनके व्यापारिक और जमींदारी हितों की रक्षा करे। तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, उन्होंने सिराज को हटाने के लिए अंग्रेजों के साथ साजिश की। अंग्रेज भी यही चाहते थे, एक ज्यादा ओबीडियंट, ज्यादा आज्ञाकारी नवाब जो उनके व्यापारिक हितों को नुकसान न पहुंचाए। तो प्लासी एक तरह से अंग्रेजों और इन इंडियन एलिट्स के कॉमन इंटरेस्ट का नतीजा था। बिल्कुल, प्लासी इन दो ग्रुप्स के हितों के मिलने का नतीजा था। अंग्रेज इकोनॉमिक कंट्रोल चाहते थे, इंडियन एलिट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहते थे। दोनों ने मिलकर नवाब को हटा दिया। लेकिन बक्सर के बाद स्थिति बदल गई। हाँ, बक्सर की जीत अंग्रेजों की अपनी ही मिलिट्री पावर का नतीजा थी। इसमें उन्हें किसी बड़े भारतीय सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ी मैदान में। और बक्सर के बाद अंग्रेजों ने इन भारतीय सहयोगियों को भी साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब सारी पावर उनके अपने हाथ में आ गई थी। बक्सर ने अंग्रेजों को इंडिया में सुप्रीम पावर बना दिया। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 1-1.5 दशक के अंदर, मतलब 1750 से लेकर 1765 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी विशेषाधिकार मांगने वाले व्यापारियों से बढ़कर बंगाल की बेताज बादशाह बन गई। पहले साजिश से, धोखे से प्लासी, और फिर सीधी मिलिट्री ताकत से बक्सर। हाँ। और फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, डुअल गवर्नमेंट, जिसने उन्हें बंगाल का बेइंतहा शोषण करने का मौका दिया, जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। हाँ, इस पूरी कहानी से कुछ चीजें साफ हैं। पहली, अंग्रेजों की जीत सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं हुई। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स की अंदरूनी फूट, साजिशों का बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया। दूसरी, प्लासी एक धोखा था, पर बक्सर ने उस धोखे पर मिलिट्री की मोहर लगा दी और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया। और तीसरी, पावर मिलते ही कंपनी का असली चेहरा सामने आया। डुअल सिस्टम के जरिए बंगाल की वो लूट हुई जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, जिसने बंगाल की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता का ये जो इतना तेज बदलाव हुआ, नवाबों से कंपनी के हाथ में सत्ता आई, इसे अलग अलग भारतीय ग्रुप्स ने कैसे देखा होगा? मतलब किसानों ने, व्यापारियों ने, पुराने जमींदारों ने। क्या सबके लिए इसका मतलब एक ही था, या कुछ ने शायद शुरू में अंग्रेजों में कोई उम्मीद देखी हो? या वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि इस पावर वैक्यूम को और एक बाहरी ताकत द्वारा उसे भरने की प्रक्रिया को अलग अलग सेक्शंस ने कैसे परसीव किया होगा। क्या कुछ ग्रुप्स ने शुरुआती बदलाव का स्वागत भी किया होगा, ये सोचकर कि शायद अंग्रेजी राज नवाबों के राज से बेहतर हो? ये उस दौर की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिन पर वाकई और सोचने की जरूरत है।